हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 12 होगा बीपीओ यानी कि ग्राम पंचायत कार्य मेंस का। और इसमें 100 क्वेश्चन होगा। और इसमें अगर हम बात करें तो 65 क्वेश्चन ग्राम पंचायत राज से है, प्लस 15 क्वेश्चन जो है आपका कंप्यूटर होगा, और साथ ही साथ लास्ट में 20 क्वेश्चन हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का। तो उस भी संपूर्ण प्रैक्टिस सेट होने वाला है, 12वां प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो चलिए आज को इसको फटाफट हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है 21, 15, 11, 17। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ए ऑप्शन सही है 21, ठीक है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जेड जे है, उस बोर्ड और उसके संस्थान के सदस्यों की संख्या और पद से संबंधित है। और इस दस्तावेज से संबंधित जो प्रावधान है राज्य विधानमंडल द्वारा किया गया है। इसके खंड पहले में कहा गया है कि सहकारी समिति के निदेशकों की संख्या जो होती है वो क्या होती है, 21 से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत के संविधान में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं से संबद्ध 73वां और 74वां संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जब 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ तब उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। पीबी नरसिम्हा राव उस समय जो थे भारत के प्रधानमंत्री पीबी नरसिम्हा राव थे। 1992 संशोधन हुआ था तो उसमें प्रधानमंत्री पीबी नरसिम्हा राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें मिलान करना है, सुमेलित करना है। 4 ऑप्शन दिए गया है कुछ इस तरीके से। अब इसमें देखिए, बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया था त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति का। अशोक मेहता समिति ने सुझाव दिया था द्विस्तरीय पंचायती राज समिति का। एल संघवी ने सुझाव दिया था स्थानीय स्वशासन की पद्धति का। और GVR राव की समिति ने सुझाव दिया था प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार करने के लिए। तो इस तरीके से मिलान करने के लिए भी आ जाता है। इसके आंसर की अगर हम बात करेंगे तो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत समिति के सदस्य किस प्रकार जो है चुने जाते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं, फिर मनोनीत किए जाते हैं? इस तरीके से ऑप्शन दिया गया है। तो पंचायत के समिति जो होती है, पंचायत समिति होती है, उसके सदस्य जो होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय जो है ढांचे का प्रावधान है। और इसमें अगर हम बात करें तो पहला है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो इस प्रकार 3 जो है त्रिस्तरीय प्रावधान है। और इसमें जो पंचायत समिति है यानी दूसरी स्तर पर जो है आती है, वो सीधा इनका जो है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलम सिंघवी समिति का गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। 1986 में इसका गठन किया गया था। उस समय अगर हम बात करें तो राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने किया था इस समिति का गठन। और इस समिति की नियुक्ति जो है पंचायती राज प्रणाली के पुनरुत्थान के सुझाव देने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन एलम सिंघवी समिति की सिफारिश है? इनमें से कौन सिफारिश किया गया था? पहला दिया गया है कि गाँव के एक समूह के लिए न्याय पंचायतें बनाई जानी चाहिए। दूसरा है पंचायती राज सभाओं के लिए संवैधानिक मान्यता दिया जाए। ग्राम पंचायतों के लिए अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाए। इन तीनों में से कौन एलम सिंघवी समिति की सिफारिश थी? तो पहला एलम सिंघवी समिति की सिफारिश नहीं थी, बाकी दूसरा और तीसरा था। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दूसरा और तीसरा, ठीक है। एलम सिंघवी की सिफारिश जो थी, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ए पार्ट नहीं होगा, इसका आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सभी थी। गांव के लिए नया पंचायतें बनाई जानी चाहिए, पंचायती राज सभाओं के लिए संवैधानिक मान्यता होनी चाहिए, ग्राम पंचायतों के लिए अधिक वित्तीय संसाधन हो चाहिए। तो तीनों होना चाहिए, इसलिए डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ये सभी जो है जितनी थी वो सभी एलम सिंघवी समिति की सिफारिश किया गया था। और ये जो है 1986 में सिफारिश जो है गठन हुई थी, 1986 में इसका गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी सरकार द्वारा पंचायतों के दिशा सुधार हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो राजीव गांधी की सरकार 1986 में जो गठन हुआ था वो कौन सी समिति थी? तो अभी बताया ऊपर, एलम सिंघवी समिति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता ने अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत किया था। तो बलवंत राय मेहता समिति जो आई थी वो, उसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये 1957 में गठन किया गया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 1957। मुगल प्रशासन में पटवारी का कार्य क्या होता है था? तो मुगल प्रशासन में पटवारी का कार्य की अगर हम बात करेंगे तो मुखिया की सहायता करना, ग्राम के मुकदमों को सुनना, ये गलत है। तो केवल एक ही विकल्प सही है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मुगल शासन में गांव को एक स्वायत्त संस्था माना जाता था। इसके प्रशासन का उत्तरदायित्व मुगल अधिकारियों को नहीं दिया जाता था। मुख्य गांव का अधिकारी मुखिया होता था और उसकी सहायता के लिए पटवारी होता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल काल में नगरम किस प्रकार की संस्था थी। तो चोल काल में नगरम की अगर हम बात करेंगे तो ये एक व्यावसायिक और व्यापारिक समुदाय की प्रशासनिक संस्था थी। तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, व्यापारियों की। ठीक है, नगरम का उल्लेख जो है चिदम्बरम से प्राप्त एक अभिलेख में ग्राम सभा से पृथक प्रशासनिक इकाई के रूप में किया गया है। अगला क्वेश्चन है किसे संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए पंचायत विकास योजना तैयार करने का अधिकार दिया गया है। तो वो दिया गया है ग्राम पंचायत को। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्राम पंचायत को अधिकार दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उस पंचायत के गठन के कितने दिनों के अंदर होना अनिवार्य है। जो कोई भी ग्राम पंचायत है अगर उसकी प्रथम बैठक जो होती है तो उस पंचायत के गठन के कितने दिनों के अंदर हो जाना चाहिए या अनिवार्य है, तो वो होना चाहिए 30 दिनों के अंदर। 30 दिनों के अंदर जो है अनिवार्य है। ठीक है, तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र का पहली सीढ़ी कौन सी है जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। तो लोकतंत्र की पहली पीढ़ी जो है वो है पंचायती राज, जिसमें सत्ता का क्या होता है, विकेंद्रीकरण होता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ग्राम सभा की बैठक से पहले कर्तव्य नहीं है, क्या कर्तव्य नहीं होता है। तो पहला दिया गया कि सरपंच के परामर्श से ग्राम सभा के एजेंडे को अंतिम रूप देना, जो कि ये कर्तव्य होता है। ग्राम सभा की बैठक सूचना जारी करना, ये भी कर्तव्य होता है। ग्राम सभा की पिछली बैठक के प्रस्ताव पर की गई कार्यवाही रिपोर्ट पेश करना, ये कर्तव्य नहीं होता है। ठीक है, ग्राम सभा की मौजूदा बैठक से पहले एजेंडे के मदों पर नोट्स तैयार करना, ये भी कर्तव्य होता है। तो आंसर आपका सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य या न्याय पंचायत का पंच निर्वाचित होने के लिए अयोग्य होगा यदि वो क्या हो। तो कोई व्यक्ति जो होता है वो ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य या न्याय पंचायत का पंच निर्वाचित होने के लिए अयोग्य होगा यदि वो जो है संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य है, किसी जिला पंचायत का सदस्य या उपाध्यक्ष है, किसी सहकारी संस्था का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है। तो इन तीनों में से कोई एक होगा तो वो क्या होगा, अयोग्य होगा पंच निर्वाचित होने के लिए। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है पंचायत चुनाव में नियुक्त अधिकारियों का सही वरिष्ठतम क्रम क्या है। तो पंचायत चुनाव में नियुक्त अधिकारियों का वरिष्ठता क्रम कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले होते हैं निर्वाचन अधिकारी, फिर होते हैं सहायक निर्वाचन अधिकारी, फिर होते हैं पीठासीन अधिकारी, फिर होते हैं सबसे बाद में मतदान अधिकारी। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 243 अंगा संबंधित है, किससे संबंधित है। तो ये जो है पंचायत संबंधित भाग का जो है काकपीय क्षेत्रों में लागू न होना, इससे संबंधित है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो उसमें नागालैंड आता है, मिजोरम है, साथ ही साथ मिजोरम के बाद मेघालय भी आता है इसी में। ठीक है, मेघालय आता है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर के बाद और पर्वतीय क्षेत्र, मणिपुर का जो है पर्वतीय क्षेत्र, और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला का पर्वतीय क्षेत्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करिए। इनमें से कौन सा गलत है कथन एक बताना है। गलत कथन की अगर हम बात करेंगे इनमें तो पंचायत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित पदों का अनुपात उस पंचायत क्षेत्र की उनकी जनसंख्या के अनुपात में होता है, जो कि ये सही कथन है। दूसरा है अनुसूचित जातियों व जनजातियों के स्त्रियों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित है, ये भी सही है। तीसरा है पंचायतों में अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण प्रदान किया जाना राज्य विधानमंडल की के लिए बाध्यता है, जो कि गलत है। राज्य विधानमंडल के लिए बाध्यता नहीं है। ठीक है, ये क्या है कि यह विधानमंडल की विवेकाधीन शक्ति है, ये इस पर बाध्य नहीं है। चौथा है पंचायत के अध्यक्षों के पद स्त्रियों के लिए 1/3 आरक्षित होंगे, तो ये भी सही है। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि कोई व्यक्ति 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया है तो वो पंचायत के निर्वाचन में भाग ले सकता है। तो कहाँ पर वर्णन किया गया है। तो यह अनुच्छेद 243 के 4 के 1 के पहले में जो है ये जो है वर्णन किया गया है कि कोई व्यक्ति 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया है तो पंचायत के निर्वाचन में भाग ले सकता है। अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानना, इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए पहला जो दिया गया है ग्राम सभा के शक्तियों कृतियों का उल्लेख 243 के खा में जो है किया गया है, जो कि गलत है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है ग्राम सभा को अनुच्छेद 243 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, ग्राम सभा को अनुच्छेद 243 में परिभाषित किया गया, जो कि ये सही है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है ग्राम सभा ग्राम से संबंधित निर्वाचन नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनती है, ये भी सही है। ग्राम सभा सबसे निचले स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रदान करती है, ये भी सही है। पहला जो गलत है इसमें क्या है, ग्राम सभा के शक्तियों एवं कृतियों का उल्लेख 243 खा में किया गया है,
जो कि गलत है। ये जो उल्लेख किया गया है ये चीजें जो है 243 के काम में है, ठीक है। तो यही गलत हो जाएगा, ये पार्ट, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों के विकास का पांचवा चरण कब से कब तक था? तो पंचायतों के विकास का पांचवा चरण जो था वो 1983-84 से लेकर 1992-93 तक संपन्न हुआ था। तो ये पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास के प्रथम चरण की समयावधि क्या होती है? तो उत्तर प्रदेश में विकास के प्रथम चरण की समयावधि होती है 1947 से लेकर 1952 तक, ठीक है। प्रथम चरण रहा था, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का द्वारा लागू मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत आवास का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर निर्धारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, 25 वर्ग किलोमीटर निर्धारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में योगदान है कितना परसेंट राज्य का और कितना परसेंट केंद्र का होता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो 100% केंद्र प्रायोजित ये योजना है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके तीसरे चरण की शुरुआत अगर हम तहत इसके देखते हैं तो 21 मार्च 2023 तक 99,319 किलोमीटर तक की लंबाई स्वीकृत की गई है, जिसमें से 64,331 किलोमीटर की लंबाई सड़क की लंबाई जो है नई हरित प्रौद्योगिकी का उपयोग करके स्वीकृत की गई है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 15 अगस्त 2000 को शुरुआत किया गया था, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए कुल 87,519 करोड़ रुपए सहायता अनुदान स्वीकृत किया था, जिसमें ग्राम पंचायतों और नगर निकायों का हिस्सा 74 और 26% था? तो ये जो है किस वित्त आयोग के द्वारा यह निर्णय लिया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर की अगर हम बात करेंगे तो बी पार्ट जो है 13वां वित्त आयोग के तहत निर्णय लिया गया है। अभी वर्तमान में कौन चल रहा है? तो 15वां वित्त आयोग चल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण। दूसरा, सहायता और अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करना। ये कौन से वित्त आयोग का कार्य है? ठीक है, उपयुक्त में कौन वित्त आयोग का कार्य है इनमें से, ये बताना है इन दोनों में से। तो इन दोनों में से अगर देखा जाएगा तो दोनों जो है वित्त आयोग का कार्य होता है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पहला व दूसरा दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्य वित्त आयोग की भूमिका क्या होती है? तो राज्य वित्त आयोग, पहला ऑप्शन दिया गया है कि राज्य के पंचायती राज संस्थानों की वित्तीय स्थिति जांच करना, तो ये राज्य वित्त आयोग की भूमिका होती है। दूसरा है राज्य कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने और घटाने की सिफारिश करना, तो ये भूमिका नहीं होती। ग्राम पंचायतों के चुनाव का डेटा उपलब्ध कराना, ये भी नहीं होता, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जा सकता है इनमें से? तो वो हो जाएगा सिंचाई कर। इनमें से सिंचाई कर जो है ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है। जो भू राजस्व, स्टाम्प शुल्क है और राजस्व पास शुल्क है, सभी राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। और सिंचाई कर जो है वो ग्राम पंचायत लगाया जा सकता है ग्राम पंचायत के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय किसके द्वारा सुझाए जाते हैं? तो ये केंद्रीय वित्त आयोग के द्वारा सुझाया जाता है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के जन्म का पंजीकरण किया जा सकता है, किस प्रकार किया जा सकता है? तो बिना नाम के, नाम रखने के पश्चात, इन दोनों प्रकार से किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों परिस्थितियों में, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि यह जानकारी मिले कि बच्चा अवैध है तो पिता के रूप में किसका नाम भरा जाएगा? तो अगर यह जानकारी मिलता है कि बच्चा अवैध है तो पिता के रूप में किसी का भी नाम नहीं लिखा जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर पैदा हुए बच्चे, भारतीय दंपति के बच्चे का जन्म का पंजीकरण होगा, दंपति के बच्चे का जन्म का पंजीकरण होगा किस अधिनियम या किस नियमावली के अनुसार जो है पंजीकरण होता है? तो वो पंजीकरण होता है जो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सक्रिय आंकड़ों के अनुसार मनरेगा में कार्यकर्ता की संख्या है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा सक्रिय आंकड़ों के अनुसार मनरेगा में अगर देखेंगे कार्यकर्ता की संख्या, तो टोटल अभी कितना है? तो इकाई दर सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 14,31,25,000 है। बहुत सारी ज्यादा जनसंख्या। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये पार्ट लगभग 14 करोड़ जो है जनसंख्या है कार्यकर्ता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 मई 2023 तक पूरे भारत में कार्यात्मक कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC की कुल संख्या कितनी है? तो ये टोटल संख्या है 5,21,150, ठीक है। 5,21,150 है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितनी पंचायत है? भारत में अगर पंचायतों की अगर हम बात करेंगे तो टोटल जो है वो 2,46,400 है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। NEGP यानी राष्ट्रीय ई शासन योजना में कितने लेयर शामिल हैं? तो NEGP में टोटल 3 लेयर शामिल है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 3 लेयर शामिल है। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वजल योजना कब शुरुआत किया गया था? तो स्वजल योजना की अगर हम बात करेंगे तो 1996-97 शुरुआत किया गया था।
उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण नागरिकों को जो है सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। ग्रामीण आवासीय योजना की शुरुआत कब से मानी जाती है? ग्रामीण आवासीय योजना की शुरुआत की अगर हम बात करेंगे तो 1957-58 से मानी जाती है। आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। आश्रय बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? तो आश्रय बीमा योजना की शुरुआत हुई अक्टूबर 2001 में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सीएससी सेंटर खोलने के लिए कौन सा कोर्स करना आवश्यक है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो टीईसी टेक यानी कि टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स अकादमी के द्वारा जो है डिजाइन किया गया एक प्रमाणन पाठ्यक्रम कार्यक्रम है। तो सीएससी खोलने के लिए यह आवश्यक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत सहायक तथा सफाई कर्मी की उपस्थिति कैसे दर्ज किया जाता है? तो ये दर्ज किया जाता है पंचायत सचिवालय में। ठीक है, पंचायत सहायक एवं उस ग्राम पंचायत में तैनात सफाई कर्मचारी की दैनिक उपस्थिति ग्राम सचिवालय में स्थापित कंप्यूटर के माध्यम से दर्ज करने का प्रावधान है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पंचायत सचिवालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के वार्षिक कार्य योजना की ऑनलाइन एंट्री किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है पंचायत सहायक के द्वारा। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पंचायत भवन में कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? इसका आपको थ्योरी जानना है तो थ्योरी वाला पोर्शन जरूर देखिएगा, वहाँ पे पंचायत सहायक के कार्य के बारे में डिटेल से बताया गया है। ठीक है, तो उसको जरूर देखना, उसका मैं और डिस्क्रिप्शन वहाँ पर दे दूंगा बॉक्स में, इसका जो है लिंक वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो 43 क्वेश्चन देखते हैं। तो पंचायत भवन में कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये ग्राम पंचायत सहायक के द्वारा ही किया जाता है। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ई ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत कब हुई? ई ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत किया गया था 2020 में। तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति स्वामित्व का अंतरण और या दाखिल खारिज करके के लिए जो है आवश्यक दस्तावेज क्या होता है? तो ये होता है सभी। ठीक है, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, पंजीकृत बिक्री और विभाजन अभिलेख सभी होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों द्वारा आवासीय और वाणिज्यिक निर्माण के लिए अनुमति जारी करने के लिए क्या आवश्यकता होती है? तो इनमें से अगर देखा जाए तो ये स्वामित्व दस्तावेज आवश्यकता होती है, साइट योजना और लेआउट योजना सभी आवश्यकता होती है। तो डी पार्ट कर जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो यह प्रारंभ हुआ था वर्ष 2006 में। ठीक है, वर्ष 2006 में। यह अधिनियम की बात करेंगे तो नरेगा अधिनियम पारित किया गया था अगस्त 2005 में और ये 2 फरवरी 2006 से लागू कर दिया गया था। ठीक है, 2009 में इसका नाम बदलकर नरेगा से मनरेगा कर दिया गया था। वर्ष 2023-24 में वार्षिक बजट में केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के लिए कितनी धनराशि आवंटित किया गया है? तो इसमें टोटल 70,000 करोड़ रुपए का आवंटित हुआ है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों के कैबिनेट मंत्री ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की समयावधि बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2026 तक कर दिया गया है। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायत मित्र योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये पंचायत मित्र योजना की शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को। आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट, फरवरी 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पंचायत राज मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो उस योजना का नाम क्या है? तो ग्राम ऊर्जा स्वराज पहल। आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो है ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कब शुरुआत किया गया था? तो ये शुरुआत हुआ था 2004 में। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना JRY की शुरुआत कब से हुआ? तो जवाहर रोजगार योजना शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1989 से। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित योजनाओं में किसका सुमेलन सही नहीं है? इनमें से गलत कौन सा सुमेलित किया गया है? अंत्योदय योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2003-04, जो कि गलत है, पहला ही गलत हो जाएगा, यही आपका सही हो जाएगा। 1977-78 में इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2000-2001 में, कृषि आय बीमा योजना 2003-04 में, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999-2000 में किया गया था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत सम्मेलन बताना था। कुटीर ज्योति योजना किसके साथ जुड़ी हुई थी? कुटीर ज्योति योजना की अगर हम बात करेंगे तो ये गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों को बिजली प्रदान करने से संबंधित है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है किसकी? किसकी कार्यान्वयन एजेंसी है? तो ये जो होती है ये पंचायती राज मंत्रालय की योजना है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मातृभूमि योजना की घोषणा की गई है, इस योजना का संबंध किससे है? तो इस योजना का संबंध ग्राम सभा से है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य है उन गांवों का एकीकृत विकास जिसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 50% से अधिक है। तो यहाँ पे इसका जो है उद्देश्य है यही प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का। तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट।
अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत कब किया गया था? तो ये शुरुआत हुआ था 15 अगस्त 2019 को। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जल जीवन मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को अंतिम बिंदु तक पहुंचाने में किस संस्थान की भूमिका महत्वपूर्ण है? तो यह है पंचायतों का। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्राम पंचायत के प्रथम बैठक का आयोजन किया जाता है, कब किया जाता है? तो प्रथम बैठक का आयोजन होता है ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के अंदर, और यह अनिवार्य है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। मृत्यु प्रमाण पत्र के क्या फायदा है? मृत्यु प्रमाण पत्र के फायदे की अगर हम बात करेंगे तो उत्तराधिकार सिद्ध करने, संपत्ति प्राप्त करना, सामाजिक सुरक्षा के लाभ होते, तीनों फायदा है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक आदर्श ग्राम पंचायत में क्या नहीं होता इनमें से? तो इनमें से अगर देखा जाए तो बाल श्रम नहीं होता। बाकी खुले में शौच से मुक्ति, संस्था का प्रसव, बच्चों का टीकाकरण सभी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा की पूर्व में हुई बैठक में प्रस्तुत संकल्पों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है? तो ये प्रस्तुत करता है जो है ग्राम पंचायत अधिकारी। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत विकास योजना। ग्राम पंचायत विकास योजना पंचायत का प्रारंभिक कार्य क्या होता है? ग्राम पंचायत विकास योजना में पंचायत का प्रारंभिक कार्य क्या होता है? तो यह होता है योजना समिति का गठन करना, इसका मेन कार्य होता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कंप्यूटर क्वेश्चन का। पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म होता है प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। ठीक है, प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, परम सिद्धि का क्या तात्पर्य है? परम सिद्धि की अगर हम बात करेंगे तो ये एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुपर कंप्यूटर है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का फुल फॉर्म क्या है? तो आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईसी का फुल फॉर्म होता है जो है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिग्रेशन तकनीक का मशीन लर्निंग में क्या उद्देश्य है? रिग्रेशन तकनीक का मशीन लर्निंग में उद्देश्य क्या है ये बताना है। तो ये इसका काम होता है प्रेडिक्शन करना, यानी भविष्यवाणी करना। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आईपीसी शब्द का संक्षिप्त करता है, यानी आईपीसी का फुल फॉर्म बताना है। तो आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। क्या होता है? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है। तो आंसर इसका ए ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किन्हें कहते हैं? तो उनका नाम है जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में वीओआईपी का फुल फॉर्म क्या होगा? वीओआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वीओआईपी का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म बनता है। ठीक है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? तो डीएनएस का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो डोमेन नेम सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो दिया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पेज सेटअप समूह के मार्जिन विकल्प के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सेटिंग मान्य है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, नॉर्मल, वाइड और नैरो जो होता है वो मान्य होता है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्ड में प्रत्येक पेज में स्वचालित रूप से 1 इंच का मार्जिन होता है। आप जो है पूर्व निर्धारित मार्जिन सेटिंग्स को कस्टमाइज या चुन सकते हैं। फेसिंग पेज के लिए मार्जिन सेट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो मार्जिन स्पेस को डॉक्यूमेंट बाइंडिंग की अनुमति भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। तो आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में निम्नलिखित में से किस मेनू में इंसर्ट रो कॉलम टेबल सम्मिलित है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में अगर हम देखेंगे तो किस मेनू में इंसर्ट रो कॉलम टेबल जो है सम्मिलित है इनमें से? तो इसका आंसर क्या जाएगा? तो सी पार्ट है लेआउट में। आंसर क्या जाएगा? सी पार्ट लेआउट में इंसर्ट रो कॉलम सम्मिलित होता है। आंसर इसका क्या जाएगा? सी पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी? तो प्रेजेंटेशन के लिए कहीं भी वो होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बहुत अच्छा होता है प्रेजेंटेशन के लिए। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित फार्मूला का क्या परिणाम आता है? ठीक है, -10, 20, 30, 40, 50 इसका परिणाम क्या आएगा? इसके परिणाम की अगर हम बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट 10 आएगा। ठीक है, क्योंकि एमएस एक्सेल में MIN मिनिमम फंक्शन सबसे छोटी संख्या को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब कि इसमें से कौन सबसे छोटी संख्या है? तो वो हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन है, सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन क्या है? तो सर्च इंजन एक ऐसी सेवा होती है जो इंटरनेट यूजर्स को वर्ल्ड वाइड वेब यानी www के माध्यम से सामग्री को जो है सर्च करने की अनुमति देता है। अब इसमें अगर हम बात करें तो गूगल, याहू, बिंग, अल्टा विस्टा ये सब उदाहरण है, परंतु इसमें अगर देखा जाए तो ट्विटर जो दिया गया है ये क्या है? ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये कोई सर्च इंजन नहीं होता। बाकी गूगल, याहू, अल्टा विस्टा, साथ ही साथ बिंग ये सभी क्या है? सर्च इंजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन था? इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था ARPANET। ठीक है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा ARPANET, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस एक प्रकार का होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार होता है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब क्वेश्चन हम देखेंगे यूपी से रिलेटेड। प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है? तो प्रमुख आभूषण बाजार जो उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो मेरठ जिले में लगता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना परसेंट आता है? तो महिला आबादी आती है 48%, बाकी 52% जो आता है वो पुरुष आबादी है। तो इस तरीके से आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे सर्वाधिक है? तो भारत के अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या यानी SC की जातियों की संख्या कितनी है? सर्वाधिक है। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। कब शुभारंभ हुआ था? तो 2001 में किया गया था। ठीक है, 1 जुलाई 2001 को शुभारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य क्या रहा था? तो इसका उद्देश्य था उत्तर प्रदेश में फल और सब्जी की कृषि करने वाले किसानों को उनके भंडार के लिए जो है वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो आंसर जो होगा वो सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोतीलाल नेहरू संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की बात करेंगे तो ये लखनऊ में स्थित है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, लखनऊ में। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बांदा जिला के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी कौन होते हैं? तो बांदा जिले में अगर देखा जाए तो पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी की बात हो तो खरवार जनजातियां निवास करती हैं। तो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, खरवार जनजातियां। ठीक है, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी इस किस भाषा में लिखा गया ये बताना है। तो ये जो है ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्रज भाषा में। विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है वाराणसी में। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरकुला मौसमी लोकगीत लोक नृत्य है और चरकुला किस कहाँ का मौसमी लोक नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ये अगर हम बात करें तो ब्रज में होली या उसके दूसरे दिन रात के समय गांव में स्त्री या पुरुष स्त्री का भेष धारण करके सिर पर मिट्टी के 108 दीपकों से सजा 5 मंजिला पिराडी नुमा चरकुला को अपने सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में हुआ था 1936 में। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पर मिलते हैं? तो ये दोनों मिलते हैं झांसी में। करेक्ट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ कब किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था अलीगढ़ में। ठीक है, अलीगढ़ में हो जाएगा। प्रश्नकाल के अनुसार अलीगढ़ के हरदुआगंज में जो है प्रारंभ हुआ था। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की शाखा संरचनाएं 3 है। आंसर क्या जाएगा? जो है बी पार्ट हो जाएगा, जिला स्तर, मंडल स्तर और राज्य स्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस नगर में कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं? तो कृत्रिम अंग का निर्माण जो होता है वो कानपुर में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो है बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रेल डिब्बे बनाने के नए कारखाने की स्थापना किस शहर में किया गया है? तो भारत में नए रेल के डिब्बे बनाने के लिए नए कारखाने की स्थापना रायबरेली में किया गया है। बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, रायबरेली का जनपद में जो है लालगंज के स्थान पर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो वो सहायता करता है उद्योग बंधु। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उद्योग बंधु। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश को माना जाता है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर कृषि कुंभ मेला 2018 का आयोजन किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ था लखनऊ में। आंसर इसका हो जाए 2018 में लखनऊ में किया गया था। तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो इनमें से अगर देखा जाए तो उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग जो है सबसे अधिक प्रभावी रहा है उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।